नमस्कार दोस्तों, SSV RKM नॉलेज इज पावर के मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है कॉमन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जो कि SBI NDMB ब्रांच में अकाउंट खुलवाने के लिए भरा जाना है। उसके लिए कई क्वेरी मेरे पास कई दिनों से आ रही है कि उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को किस तरह से भरा जाए। अगर उसके बारे में कुछ गाइडेंस मिल जाए तो बेहतर हो। तो आज हम उस फॉर्म पर ही चर्चा करेंगे। तो मेरे सामने वो फॉर्म है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले है एप्लीकेशन टाइप, तो न्यू है या अपडेट है। अगर आपका ऑलरेडी SBI में अकाउंट है तो आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, और यदि आप SBI में अपने NGO का पहली बार अकाउंट खुलवा रहे हैं तो न्यू पर टिक करेंगे। अगर आप अपडेट पर टिक करते हैं तो आपके पास में एक CIF यानी कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन नंबर होगा, तो आप वो CIF नंबर यहाँ भर देंगे, और साथ में उस बैंक अकाउंट जो कि आपका एग्जिस्टिंग है उसका नंबर भी यहाँ पर भर दिया जाएगा। और अगर आप पहली बार ये अकाउंट खुला रहे हैं तो ये दोनों ब्लैंक छोड़ दिए जाएंगे, ये आपके ऊपर लागू नहीं होते हैं। अकाउंट होल्डर टाइप में इन्होंने दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, US रिपोर्टेबल और अदर्स। तो दोनों में ही आपको क्रॉस का चिन्ह बनाना है, क्योंकि ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। फिर यदि आपके पास में आपका ये पहला अकाउंट है तो नेक्स्ट पॉइंट है I और we डोंट हैव एनी अकाउंट विद इन SBI। तो उसके ऊपर हम टिक कर देंगे अगर आपके पास में कोई अकाउंट नहीं है, और यदि कोई अकाउंट है तो सेकंड वाले पर टिक करेंगे और अकाउंट का नंबर जो कि आगे बॉक्सेस दिए हुए हैं उसमें आप भर देंगे। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, जिसका फर्स्ट सबसे पहले जो दी गई है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में। अब नंबर 1 दिया हुआ है इन्होंने एंटिटी डिटेल्स मतलब आपके NGO की डिटेल्स इसमें मांगी गई है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो नेम ऑफ द एंटिटी में आप डाल देंगे जो आपका नाम हो, जो पैन कार्ड में आपके संस्था का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये आपके ऊपर लागू नहीं होता है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन ये आपको भरना होगा। जो आपके संस्था की, ट्रस्ट की, सोसाइटी की या सेक्शन 8 कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसमें नेक्स्ट दिया हुआ है PAN परमानेंट अकाउंट नंबर, आप अपना पैन यहाँ पर डाल देंगे। और यदि आपके पास में पैन नहीं है तो आगे फॉर्म नंबर 60 दिया हुआ है उसके ऊपर आप टिक करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन। तो प्लेस का मतलब हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट से समझते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपके संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद में कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिया मोस्ट केसेस में होगा, तो उसके लिए जो कोड है वो IN दिया हुआ है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। अगर आपकी संस्था GST में रजिस्टर्ड है तो अगला पॉइंट वो पूछ रहे हैं कि GSTN आप उसका नंबर यहाँ पर दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। फिर आइडेंटिफिकेशन टाइप, प्लीज़ रेफर जनरल। आइडेंटिफिकेशन टाइप में आपकी किस तरह की ये संस्था है, क्या ये इंडस्ट्री है, बिजनेस है, उसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस में एक कुछ कोडिंग दी हुई है। वहाँ आप अदर्स में जाकर जो अदर्स का कोड है वहाँ वो इसमें भर देंगे। अभी अगला है एंटर कॉन्स्टिट्यूशन टाइप के लिए भी जनरल इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है कि ये फर्म है, कंपनी है या कि ट्रस्ट है, तो वहाँ से आप देखकर वो कोड नंबर भी यहाँ पर लिख देंगे। अगला पॉइंट CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो सेक्शन 8 कंपनी के केस में ही लागू होगा हमारे यहाँ NGO के लिए, और अन्यथा ये आपके ऊपर लागू नहीं है। अब नंबर 2 है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उस पर आपको टिक करना है। इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन, तो आपके जो संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लग जाएगा। फिर नंबर 2 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स,
इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स ऑथोराइज्ड टू ट्रांजेक्ट। जो व्यक्ति इस ऑथोराइज्ड ट्रांजेक्शन, ये ऑथोराइज्ड किया गया है ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए इस पर टिक किया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या पार्टनरशिप या ट्रस्ट डॉक्यूमेंट, ये इस पर भी टिक किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो जो फर्स्ट था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन, अगर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अलावा कुछ है तब तो आप फर्स्ट पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर टिक करेंगे। अगला है रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड मैनेजिंग कमेटी, ये आपको साथ में देना ही है, इस पर आपको टिक करना है। और एक्टिविटी प्रूफ फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली, ये आपके ऊपर लागू नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी का, तो आप अदर्स पर टिक करके उसका डिटेल वहाँ पर दें। तीसरे नंबर पर जो आ रहा है डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन और बेनिफिशियल ओनर। अब यहाँ रिलेटेड पर्सन और बेनिफिशियल ओनर, तो एनजीओ के केस में इन्होंने बताया है कि जो कंट्रोलिंग पर्सन है वो भी रिलेटेड पर्सन है और वो बेनिफिशियल ओनर भले ही हो या नहीं हो। तो नंबर ऑफ रिलेटेड पर्सन यहाँ अगर आपके 3 है तो आप 3 लिखेंगे। और नंबर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, हमारी राय में बेनिफिशियल ओनर एक ट्रस्ट में होते नहीं हैं, लेकिन कई बैंक वाले जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको ही बेनिफिशियल ओनर में कई ब्रांचेज इस बात पर इंसिस्ट कर रही है कि वही नंबर इसमें भी लिखा जाए। फिर अगला है 4 नंबर प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका करंट और या परमानेंट आपका जो एड्रेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है, वो आप डाल दीजिए, इसमें टिक कर दीजिए रजिस्टर्ड ऑफिस को। और उसके जो भी आपका एड्रेस का प्रूफ इन्होंने दिया हुआ है कि या तो सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो जनरली सभी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एड्रेस दिया हुआ होता है, उस पर आप टिक करें और अपना एड्रेस इस पर पूरा भर दें विद स्टेट एंड कंट्री। कंट्री का मैंने बताया कि वो IN है, और स्टेट जैसे कि जो भी आपका स्टेट है उसके कोड नंबर जनरल इंफॉर्मेशन में आपको दिए गए हैं, वहाँ से आप देखकर भर सकते हैं। उसमें अंडमान निकोबार से लेकर और वेस्ट बंगाल तक का दिया हुआ है। तो एक विशेष बात इसमें मुझे ये देखी कि इसमें इन्होंने उत्तराखंड का नाम नहीं दिया है स्टेट में, मतलब सारे जो यूटी और स्टेट का दिया है, अंडमान निकोबार से लेके कर्नाटक, केरल, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश पर आकर ये रुक गए हैं। उत्तराखंड का इसमें मिसिंग है, तो ये नाम मिसिंग है। कोड नंबर तो इन्होंने UA दिया हुआ है, शायद ये नाम जो है वो मिस हो गया है इनसे। तो ये आप अपना एड्रेस इसमें भर देंगे। तो इसमें एड्रेस एक तो परमानेंट एड्रेस हो गया, फिर अगर कोरेस्पोंड एड्रेस आपका सेम है तो आप सेम पे टिक कर दीजिए। अगर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपका डिफरेंट है तो आप अपना कोरेस्पोंड एड्रेस वहाँ पर भरिए। अभी इसी में नेक्स्ट है एड्रेस इन द जुरिडिक्शन वेयर एंटिटी इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मोस्ट ऑफ द केसेज में ये एप्लीकेबल नहीं होगा आपके यहाँ। फिर नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि आपका लैंडलाइन टेलीफोन नंबर यदि हो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो 1 या 2 जो भी हो दोनों आप दीजिए। ये आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको भर सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, तो नेचर ऑफ बिजनेस में यहाँ इन्होंने जो दिया हुआ है मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रिटेलर और सर्विस प्रोवाइडर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो मेरा ये मानना है कि जब यदि आपकी संस्था किसी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है तो ये आप कॉलम आपके ऊपर लागू नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है इसी का पार्ट है एनुअल टर्नओवर। तो एनुअल टर्नओवर तो बिजनेस टर्नओवर तो नहीं है नेचर ऑफ बिजनेस में, इसलिए ये भी आपके ऊपर लागू नहीं होगा। टाइप आप ऊपर बिजनेस को नील करके एनुअल टर्नओवर जो आपकी संस्था का है वो इसमें स्लैब्स दी हुई है, वो 0 से 5 लाख और मैक्सिमम फिर 50 से 100 करोड़ रुपए तक की। तो आप जिस भी स्लैब में आप आते हो उस पर आप टिक कर सकते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट में आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो करंट अकाउंट पर टिक करें, या सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो सेविंग अकाउंट पर आप टिक करें। इन दोनों में से एक पर आपको टिक करना होगा। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि सेविंग अकाउंट आपका तभी खुल सकता है जबकि आपकी संस्था जो है
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 12AA में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, उस केस में आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको करंट अकाउंट ही खुलवाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है मोड ऑफ ऑपरेशन। तो मोड ऑफ ऑपरेशन में आपके जो अथॉरिटीज़ हैं, जो साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं, तो वो सिंगली हैं, जॉइंटली है। तो इसमें जनरली ट्रस्ट के केसेज में एक या एक से अधिक जो भी होते हैं, अगर एक ही व्यक्ति अथॉरिटी है तब तो आप सिंगल पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप जॉइंटली पर टिक करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है 9 नंबर सर्विस रिक्वायर्ड। तो इसमें ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप बैंक से क्या क्या सर्विसेज लेना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आप चेक बुक तो लेना ही चाहेंगे, और इंटरनेट बैंकिंग में आप इसमें 2 ऑप्शंस हैं कि या तो आप सिर्फ देखने के लिए आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स को व्यू कर सकते हैं, उसके लिए ले सकते हैं। यदि आप ट्रांजैक्शन भी करना चाहते हैं तो आप ट्रांजैक्शन पर भी टिक करें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अकाउंट वेरिएंट, तो ये SB अकाउंट के केस में होता है, इसलिए हमारे ऊपर लागू नहीं है। फिर अंडरटेकिंग एक है क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम अदर बैंक। अगर किसी दूसरे बैंक से, ये 11 नंबर है, किसी दूसरे बैंक से अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई क्रेडिट फैसिलिटी OD वगैरह ली हुई है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर आपने कुछ लिया हुआ नहीं है तो आपको नहीं देना है। अब ये अंडरटेकिंग के बारे में भी बैंक ब्रांचेज का ये इंसिस्ट वो कर रही है कि ये आप अपनी संस्था के लेटर हेड पर इस चीज़ को लिख कर दीजिए कि हमने किसी दूसरी बैंक से कोई क्रेडिट फैसिलिटी ली हुई है अथवा नहीं ली हुई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब देखिए यहाँ 11 नंबर तक इन्होंने नंबरिंग की थी, अब उसके बाद में इन्होंने नंबरिंग करना बंद कर दिया है और अदर एंटिटी डिटेल्स करके इन्होंने बिना नंबर के एक हेडिंग दिया हुआ है। यहाँ ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आपका ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर ये नॉन फाइनेंशियल एंटिटी है। तो आपका NGO ज़्यादातर केसेज में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, तो ये NFE होगा, और NFE भी ये पेसिव होगा। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पेसिव में ये जाएगा, क्योंकि ये एक्टिव NFE है और पेसिव NFE है, तो हम पेसिव NFE पे टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट है कंट्री ऑफ रेजिडेंस एज पर टैक्स लॉ। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भारत के बाहर के हैं, तो हम इसको, अगर भारत के बाहर के नहीं हैं तो नो पर टिक करेंगे। फिर अगला जो पूरा ये पेज है वो फाटका और CRS बॉक्स। फाटका एक कानून है जिसमें कि आप यदि अमेरिका या कनाडा देश कंट्रीज से रिलेटेड कोई आपके रिलेशंस हैं, जहाँ आपके ऑफिसेज हैं, तो उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। मोस्ट ऑफ द केसेज में ये आपको नॉट एप्लीकेबल करना होगा। अगला पॉइंट क्या है वो, तो जो अगर आपके पास में पैन नंबर नहीं है तो वो फॉर्म नंबर 60 के लिए ये डिटेल मांग रहे हैं। फॉर्म नंबर 60 ये भरवा रहे हैं आपसे, जो यहाँ दिया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में बिना पैन नंबर के देखिए अकाउंट खुलता नहीं है, इसलिए पैन नंबर तो होगा ही, इसलिए ये भी आपके ऊपर लागू नहीं होता है। नॉमिनेशन भी ट्रस्ट के केस में लागू नहीं होगा। फिर नॉमिनेशन का जो फॉर्म दिया हुआ है वो भी आपके कोई रिलेवेंट नहीं है। अब अगले पेज पे आप आ जाइए, वहाँ जो सिग्नेटरीज हैं वो उनके फ़ोटो लगेंगे और उनके साइन होंगे, उनका पूरा नाम, उनकी डेजिग्नेशन, और इस पर ऑफिशियल सील भी लगेगी उन सिग्नेटरीज़ की, अगर वो सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, ट्रेजरर हैं या चेयरमैन है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो फॉर ऑफिस यूज ओनली है, उसको आप छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में आपके ये केवल इंफॉर्मेशन दी हुई है करंट अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में ये पेज भरना है, एनेक्सर I, तो वो आपके ऊपर लागू ही नहीं होता है। अब इसके बाद में जो 2 पेज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एक्चुअली 1, 2 और 3 पेज हैं, तो उसमें पर्सनल डिटेल्स ऑफ कंट्रोलिंग पर्सन बोल रहे हैं। ये कंट्रोलिंग पर्सन कौन होगा? कंट्रोलिंग पर्सन वो होंगे जो कि संस्था में अथॉरिटी रखते हैं, साइनिंग अथॉरिटी। तो उनके लिए प्रत्येक के लिए ये सेपरेट फॉर्म भरा जाएगा। एक फॉर्म में ये एक ही बार ये दिया हुआ है, तो या तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी करा लें, और प्रत्येक सिग्नेटरीज के लिए, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, प्रत्येक के लिए ये फॉर्म भरा जाएगा। इसमें उनकी फ़ोटो लगेगी और उनकी पर्सनल डिटेल्स सारी जानी है।
पर्सनल डिटेल्स, उनके पैन नंबर जाने हैं, उनका आधार नंबर जाना है, उनका एड्रेस प्रूफ जाना है। आप ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है, आप इसको देख के भर सकते हैं। तो ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 तक ये जा रहा है, जहाँ तक कि वेरिफिकेशन ये होता है। तो ये आप भर देंगे। उसके बाद में ये सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए है, और अगर आपके एक से ज़्यादा एड्रेस हैं आपकी संस्था के, तो फिर आपको एनेक्सर 3 भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंस और लोकल एड्रेस। तो वहाँ आप दूसरे एड्रेस आप भरेंगे अगर आपके एक से ज़्यादा एड्रेस हैं। एनेक्सर 4 जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप का है, ये आपको भरना होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि बेनिफिशियल ओनर एक एनजीओ के केस में हमारी दृष्टि में तो जो संस्था के पदाधिकारी हैं वो कभी भी बेनिफिशियल ओनर हो ही नहीं सकते, लेकिन बैंक का मानना है कि जो कंट्रोलिंग पर्सन है उनकी डिटेल ही यहाँ पर दी जाए। तो यहाँ पर ये आप मेंशन करते हुए कि ये बेनिफिशियल ओनर नहीं है, कंट्रोलिंग पर्सन है, ये डिटेल्स उनकी आप भर दीजिए। उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, नेशनलिटी मांग रहे हैं, एड्रेस मांग रहे हैं, और उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट आप क्या पेश कर रहे हैं वो आपको देना है यहाँ पर, कि पैन एंड आधार या कुछ अदर है। और कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट परसेंटेज में ये मांग रहे हैं, तो अगर 3 है तो आप 33.33 कीजिए, 2 है तो 50% कीजिए, और अगर 1 ही है तो 100% कर दीजिए। लेकिन साथ में हमेशा ये मेंशन कीजिए कि ये कंट्रोलिंग पर्सन है, ये बेनिफिशियल ओनर नहीं है। और जहाँ जहाँ पर भी ये जो इससे पहले पर्सनल डिटेल वाली बात जो बताई थी मैंने, पर्सनल डिटेल जहाँ ख़त्म होगी और आप साइन करेंगे वहाँ पर संस्था की सील नहीं लगानी है। लेकिन इसके अलावा जहाँ जहाँ भी अथॉरिटीज़ के साइन होने हैं और जहाँ साइन होने हैं वहाँ जो भी सिग्नेटरीज़ हैं जो ऑथोराइज्ड हैं बैंक में साइन करने के लिए, उन सभी के साइन होने हैं और उनकी सील के साथ में होने हैं। ये आप विशेष ध्यान रखें। और सील अगर आपने नहीं बनवा रखी है तो इस तरह से बनवा लें कि 4 और आपकी संस्था करके, या तो प्रेसिडेंट या तो और सेक्रेटरी और ट्रेजरर और डायरेक्टर, जो भी आपका पदनाम है उसके अनुसार। तो यद्यपि ये फॉर्म तो काफ़ी लंबा है और समय भी बहुत हो गया है, हमारे को लगभग 17 मिनट हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर आप फॉर्म को साथ में लेके इस वीडियो के माध्यम से अपने फॉर्म को भरने में सक्षम हो पाएंगे। यदि फिर भी आपके कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उनका यथासाध्य उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। आशा है आप सभी सकुशल हैं, और किसी नए वीडियो के साथ हम पुनः आप सबके सामने सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।